हम लोगों ने बात की थी अभी इस चैप्टर में जो भी स्टार्टिंग से किया था, तो क्या क्या किस किस तरह के फॉर्म्स हैं बिजनेसेस के, उसमें देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल स्वामित्व। फिर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को देखा था, और उसके साथ ही हम लोगों ने साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को देखा था। सहकारी समितियों की भी बात की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और फिर कंपनी फॉर्म, और कंपनी में भी दो तरह के संयुक्त पूंजी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के इसमें पूंजी लगा रहे होते हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी अभी देखा दो तरह का, एक होता है हमारे निजी और एक होता है पब्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह का फॉर्म हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्म आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब कौन सी चीजों पर जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्या क्या है, वो ये हो सकती हैं। इनमें से कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज के लिए कोई एक पर्टिकुलर तरह का जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रारंभिक लागत और सहजता, है ना। अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगैलिटीज होती हैं, आपको सीए के पास जाना होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनता है, उसके पहले आप कंपनी का नाम रजिस्टर कराते हो, बहुत सारे काम रहता है जिसमें आपका खर्चा भी ज्यादा होता है, और साथ में उसकी लागत के साथ साथ जो लीगैलिटीज है, जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं, वो भी ज्यादा होती हैं। तो इस वजह से अगर आप प्रारंभिक लागत और सहजता के दृष्टिकोण से देखोगे कि सबसे ज्यादा आसान क्या है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा कम है, आपको लागत कम लगानी है, आपको बात ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है, तो आप क्या करोगे, इसमें सोचो, एकल स्वामित्व में तो आपने सीधे दुकान खोल ली, आप अकेले काम कर रहे हो, नॉट नेसेसरी दुकान खोल के बैठो, आप घर से भी बैठ करके भी काम कर सकते हो। लेकिन वो जो मॉडल है उसमें आपको कहीं पर इस तरह का पंजीकरण आवश्यक जो है पूरी तरह से वो कराने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय तो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये तो बहुत एक स्पेशल केस है जो हमारे देश में चलता है, क्योंकि सामाजिक स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे हिंदू परिवार मिल करके काम कर रहे हैं, जिसमें कर्ता का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जो हम लोगों ने पहले देखा है। अच्छा, साझेदारी में भी आवश्यकता, एक से ज्यादा लोगों को आप लेकर के आते हो तभी साझेदारी होती है, तो यहां पर भी आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होती, आप लोग 2 या 3 लोग मिलकर के काम कर सकते हो। तो उस दृष्टिकोण से देखोगे तो साझेदारी और एकल स्वामित्व, ये क्योंकि ये तो स्पेशल केस है ना, ये जिसका चल रहा है परिवार में बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी एकल स्वामित्व और साझेदारी में ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी दोनों के लिए आपको पंजीकरण आवश्यक है। तो यहां पर लीगलिटीज बढ़ जाती हैं, वैधानिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, साथ में लागत भी बढ़ जाती है। तो अगर आप सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकल स्वामित्व और साझेदारी। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी कोई दूसरा इंसान है जिसके लिए दायित्व, दायित्व का मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, पैसे उधार लिए, अब उस उधारी के पैसे पर आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया और आपको बिजनेस में हो गया नुकसान। क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब नुकसान होने के बाद से एक मूवी आई थी ओम जय जगदीश, ऐसे ही एक शिवाजी द बॉस नाम की मूवी थी रजनीकांत साहब की, उसमें ऐसा दिखाते हैं कि बिजनेस में लॉस हो गया तो आपकी घड़ी भी ले ली, आपकी कार भी ले गई। अगर कंपनी फॉर्म में रहता है ना, तो कंपनी में आप सिर्फ वो चीजें ले सकते हो जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपके अकेले का है, ऐसे एक मूवी आई थी स्वर्ग बहुत पहले राजेश खन्ना साहब की, तो इनमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा दिखाते हैं कि किसी इंसान का बिजनेस बर्बाद हो गया तो उसके घर का भी सामान ले जाएंगे, घड़ी भी उतरवा लेंगे हाथ से, है ना। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, कब, जब आपकी कंपनी के जो कंपनी के एसेट्स हैं आप वो ले आ सकते हो, कंपनी छोड़कर के आप व्यक्तिगत एसेट्स नहीं ले आ सकते, जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियां हैं उनको नहीं ले आ सकते। कब, अगर आपका जो दायित्व है वो कंपनी वाला है, आपका अगर कंपनी के फॉर्म में रहकर के आप व्यवसाय कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा। तो क्या हो जाएगा, आपने किसी से कर्जा भी रखा है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी के कर्जे की भरपाई कंपनी के संसाधनों से होगी। और अगर कंपनी के संसाधन कम भी पड़ जाएं, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो आपके घर से सामान उठा करके ले जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, कई चीजें बड़े स्तर पर खराब हो सकती हैं, तो वहां पर कंपनी वाले फॉर्म में जाना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी जो व्यक्तिगत, क्योंकि होता क्या है ना, प्रारंभिक जो हम लोग सोल प्रॉपर्टीशिप की बात करते हैं उसमें आपको और आपके व्यवसाय को अलग नहीं माना जाता, लेकिन कंपनी में कंपनी का अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। ठीक, तो दायित्व के हिसाब से इसका मतलब तो क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि असीमित दायित्व होता है जब आप एकल स्वामित्व वाला काम कर रहे होते हो या फिर साझेदारी में भी होते हो। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कर्ता की हो जाती है। तो कर्ता के ऊपर असीमित
जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। लेकिन बाकी इन दोनों फॉर्म्स में, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी में देखोगे, और कंपनी में जब हम लोग व्यवसाय की मेनली बात करते हैं तो आज के सबसे ज्यादा जो फेमस फॉर्म है वो कंपनी है, जो सबसे बड़े स्तर पर काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके लिए लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सीमित होती है। जितना कंपनी का आप उतना चला जाएगा, कंपनी में जो आपका हिस्सा है वो चला जाएगा। अगर कंपनी बर्बाद हो गई, आपका जो व्यक्तिगत परिसंपत्ति है वो नहीं जाएगी। ठीक, अच्छा, निरंतरता। अगर ऐसा बिजनेस करना है, टाटा जैसी कंपनी आती है, टाटा वो कंपनी जिसको बोला जाता है जिसने भारत देश को बनाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो टाटा कंपनी तो कब से चली आ रही है ना, जमशेदजी नुसरवान टाटा, उसके बाद से जे.आर.डी. टाटा साहब, है ना, और अभी रतन टाटा साहब, इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया। तो क्या होता है कि लोगों की मृत्यु हो जाए, या कोई दिवालिया हो जाए, है ना, या फिर किसी का इंसॉल्वेंसी हो जाए, इन सारे कारणों से भी कंपनी नहीं बंद होती है, कंपनी चलती रहती है। किसी की मृत्यु से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको बहुत लंबे समय के लिए वस्तुएं और सेवाएं देनी है, या फिर कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का नेचर ही ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वहां पे कंपनी फॉर्म ज्यादा अच्छा रहता है। वहां पर सहकारी समिति भी अच्छा रहता है, ट्रस्ट भी लोग बना लेते हैं, वो अलग तरह की बात है, मैं उसको बताऊंगा। अब इसी के अंतर्गत एक तरह से आ जाएगा। बाकी एक और स्वामित्व में तो क्या हुआ, मान लीजिए किसी की दुकान थी, उसकी डेथ हो गई तो काम खत्म, है ना, फिर वो दुकान बंद हो गई। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से यहाँ पर नीचे इस वाले क्षेत्र पर जा रहे हो कंपनी में, वहां पर आप कंटिन्यूटी कर सकते हो, निरंतरता चल सकती है, बाकी में नहीं चल पाता है ना। तो अगर निरंतरता आवश्यक है तो भी कंपनी फॉर्म अच्छा है। तो हम लोगों ने देखा है इन दोनों में कंपनी फॉर्म अच्छा है और इसमें एकल स्वामित्व अच्छा है, अगर हम दो ऑप्शंस का कंपैरिजन करें। ठीक, जो एकदम एक्सट्रीम पर है, मतलब सबसे ज्यादा आसान है इसमें एकल स्वामित्व, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा है कंपनी, इसके लिए भी सबसे अच्छा है कंपनी। निरंतरता के दृष्टिकोण से, प्रबंधन की योग्यता से भी कंपनी ही सबसे अच्छी है। क्या मतलब होता है इसका, देखो, एक इंसान सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, गा नहीं अच्छा सकते, आवाज उनकी उतनी अच्छी नहीं है। लता मंगेशकर जी गा बहुत अच्छा सकती है, बैटिंग नहीं अच्छा कर सकती हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ऐसे ही कोई कंपनी चलाने में, कोई भी कंपनी आप करो, कोई व्यवसाय करो, कोई कंपनी छोड़ दो, व्यवसाय की बात करते हैं। व्यवसाय में आपको क्या क्या करना होता है, आपको इंश्योर करना होता है सामान सारा टाइम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको सारे सप्लायर से बात करनी होती है, आपको अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखना होता है, आपको मार्केटिंग भी करनी होती है, आपको एनालिसिस भी करनी होती है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हो सकता है आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो, आप मार्केटिंग नहीं अच्छा कर पाते, हो सकता है आप प्रोडक्ट अच्छा बना लेते हो, बाकी चीजें अच्छी नहीं कर पाते। तो हो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और इस वजह से अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हो, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हो, आप बहुत कम पैसे में अच्छी चीज बना लेते हो, लेकिन आपके पास एक इंसान आ जाता है जो मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है, तो आप दोनों का मिलकर के साझेदारी अच्छी चल सकती है। तो यहाँ पर साझेदारी भी अच्छा काम कर सकती है। लेकिन और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता चला जाता है, जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, एक्सॉन मोबिल है, इसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज होती है। जैसे जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, समझे ना, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। कई बार ऐसा व्यवसाय होता है जो जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, वहां पे समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मुंबई में डब्बा वालों का उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की हो तब आप वो काम कर सकते हो। तो अगर इस तरह का व्यवसाय है तो वहां पर भी बहुत अच्छे से मैनेजर्स जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां पर आप विदाउट एक्सपर्टीज काम ही नहीं कर सकते हो। जैसे आपको किसी एक दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करना है, तो उस कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है। किसी भी कंपनी की पता है गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गुडविल का क्या उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मैं बिट्स पिलानी से पढ़ा हूं, तो बिट्स पिलानी जैसा ही आपने एक दूसरी जगह पर बिल्कुल वैसी बिल्डिंग बना दी, बिल्कुल वैसे ही, तो अब बिट्स पिलानी ज्यादा महंगा बिकेगा या दूसरी बिल्डिंग ज्यादा महंगी बिकेगी। और मान लीजिए कि जो बिल्डिंग एग्जैक्टली वैसी है, यहाँ की थोड़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई तो ये भी थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है, एकदम वैसी ही है। तो होगा क्या, जो नई बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में गुडविल नहीं है, बिट्स पिलानी का अपना एक ब्रांड है। ठीक है, जैसे आईआईटीज हैं, तो आईआईटी जैसी एक दूसरी आप बिल्डिंग बना दोगे तो वो बिल्डिंग उतनी महंगी नहीं बिकेगी। दूसरा बिल्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो नाम है, जो ब्रांड है वो इंपॉर्टेंट है, और वो होती है गुडविल, साख। तो जैसे जैसे साख इंपॉर्टेंट होती चली जाती है ना, तो वो वाला फायदा आपको क्या मिलता है, जब इस तरह की चीजें हो, किस तरह की, कि आपको साख भी बनाना है, ये काम भी करना है, तो उस वाले में जैसे जैसे प्रबंधन और ज्यादा एक्सपर्ट होता चला जाता है, एक्सपर्टीज आती है। एक्सपर्टीज समझ रहे हैं, योग्यता, आपको कोई कौशल हो, तो जो इस तरह के काम होते हैं उनमें आपको और भी ज्यादा कौशल की आवश्यकता होती है, कब, प्रबंधकों के बीच में। तो प्रबंधन की योग्यता भी ज्यादा अच्छा आपको कब मिल पाएगी, जब ज्यादा लोग होंगे, और ज्यादा लोग कहाँ हो सकते हैं, कंपनी फॉर्म में। तो उस दृष्टिकोण से भी कंपनी अच्छा है। लेकिन आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रबंधन की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी ऑलरेडी, जैसे बहुत सारी दुकान होती है, कानपुर में एक दुकान है ठग्गू के लड्डू,
तो वो अपना उनका ब्रांड बना हुआ है, उनको अपना लड्डू बनाया करते हैं और उनके हाथों हाथ बिक जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा दुकान है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रबंधकों की आवश्यकता नहीं, आपका उतना ही लिमिटेड मार्केट है, आप उसी में काम करना, आपका अच्छा काम चल रहा है, ये मतलब नहीं अच्छा काम नहीं चल रहा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर ऐसी एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी हम लोग समझ जाए। फिर आता है पूंजी की आवश्यकता। देखो एकल स्वामित्व में तो भाई अपना आप जेब से पैसे लगा रहे होते हो, ठीक है, और आपने किसी से उधार लिया नहीं चुका पाए तो आपको अपने घर की संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। साझेदारी में क्या फायदा हो जाता है, साझेदारी में जो भी आपके साझेदार मिलकर के आए हैं वो लोग संपत्ति में पैसे योगदान दे सकते हैं अंश पूंजी में, तो पूंजी यहां से तो बहुत ही लिमिटेड आती है, उससे ज्यादा साझेदारों से आ जाएगी। जो परिवार का व्यवसाय होता है उसमें पूरे परिवार की संपत्ति को आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी उतना बड़ा आप क्या पूंजी लेकर के आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। संयुक्त पूंजी कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी में तो आप शेयर्स इशू कर देते हो, क्या कर देते हो, आपने शेयर्स इशू कर दिए, अंश इशू कर दिए, और ऐसा तो है नहीं कि अंश लिमिटेड होते हैं, अंश लिमिटेड नहीं होते, अंश आप बहुत सारे शेयर कर सकते हो। धीरे धीरे अप्रूव्ड एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, कि आप कितना पूंजी उठाने के लिए अधिकृत है वो आप अपनी कंपनी में डिसाइड कर सकते हो, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो डिसाइड कर पाते हैं, तो वो आप बढ़ाते चले आ सकते हो, है ना। तो ऐसे ऐसे नए शेयर्स इशू किया जा सकते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे अभी यस बैंक में बहुत दिक्कत चल रही थी और यस बैंक ने एफपीओ ला करके बहुत ज्यादा शेयर्स बढ़ा दिए, तो आप नए शेयर्स इशू करते चला सकते हो, आप मार्केट से पैसे उठा सकते हो। और इस वजह से अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि पूंजी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तो फिर आपको कंपनी फॉर्म सबसे अच्छा है। यहाँ पर अगर आप एकल स्वामित्व वाला काम करोगे तो आप बहुत कम पूंजी उठा पाओगे, तो अगर आपका काम कैसा है इस पर डिपेंड करता है सब कुछ, और यही फिर से लौट करके आ जाता है कि काम कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। व्यवसाय की प्रकृति कैसी है उसी हिसाब से आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है उसी हिसाब से आपको प्रबंधन की योग्यता की आवश्यकता होगी, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है उसी हिसाब से आपको निरंतरता की भी आवश्यकता होगी कि हाँ निरंतरता जरूरी है या नहीं है, और इसी हिसाब से आपका जो दायित्व है, आपको लगता है कि नहीं इतना रिस्क हो ही नहीं सकता है, नुकसान तो होने वाला केस ही नहीं है, हमें मिलेगा। जैसे कुछ प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, जैसे डॉक्टर साहब है, ठीक, जैसे कोई लॉयर है, वकील है, तो उनको तो फीस लेनी, उनको नुकसान क्या होगा, फीस कम मिलेगी यही तो हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, जोखिम बहुत कम होता है, आपको फायदा कम होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, ठीक। तो वहां पर भी अगर उस तरह का काम है तब भी आपको, जैसे अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं जो लोग मिलकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो साझेदारी में कर लेते हैं। तो अगर प्रोफेशन जैसा, प्रोफेशन समझते हैं आपको पेशा क्या है, तो पेशेवर जो लोग हैं वो लोग साझेदारी से भी काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतनी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उनको अपना घर बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि उनका तो काम फीस से चल रहा है, उनका खुद का कौशल ही उनका जो सामान है, सामान नहीं बोल सकते, सेवा है, तो सेवा में उनके खुद का ज्ञान है, और ज्ञान टेंजिबल तो है नहीं, तो वो निगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो वैसे वाले केस से भी, दायित्व वाले में भी आपको जरूरत नहीं है कि आप कंपनी बनाओ। और ऐसे ही प्रारंभिक लागत और सहजता, तो ये एकल स्वामित्व में तो बहुत आसान था, लेकिन बाकी सारी जगह पर आपको जैसे जैसे कंपनी की तरफ जाओगे तो उसके बहुत सारे फायदे भी है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में वो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे कंपनी में आप अगर सार्वजनिक कंपनी की तरफ जाओगे तो आपके ऊपर नियंत्रण और भी तगड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए, ये वो कारक हैं जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से तरह का व्यवसाय का स्वरूप आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आई बात समझ में? और इसी में एक टेबल है, उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, तो सारे पॉइंट्स एक साथ जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। व्यवसाय के सभी प्रमुख स्वरूपों को हम लोगों ने देखा और साथ में सारे इंपॉर्टेंट कारकों को भी देखा। अब अपनी एक टेबल, एक सारणी है, उसमें सारे पॉइंट्स को बहुत ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और हमें पूरी पूरी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा इसमें तुलना का आधार है, निर्माण या स्थापना कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, फिर सदस्यों की बात होगी, फिर पूंजी की बात है, दायित्व की बात है, प्रबंध एवं नियंत्रण और निरंतरता। ये हमारे पास कुल मिलाकर के 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये 6 कारक हैं। और हमारे पास स्वरूप क्या क्या है, एकल स्वामित्व है, साझेदारी है, संयुक्त हिंदू परिवार है, सहकारी समिति और कंपनी। तो देखिए निर्माण और स्थापना सबसे ज्यादा आसान होती है एकल स्वामित्व में, न्यूनतम विधिक औपचारिकताएं हैं और सरल स्थापना है। सबसे कठिन क्या होता है, पंजीयन अनिवार्य होता है, निर्माण प्रक्रिया लंबी और खर्चीली होती है। ऐसा ही हमारा सहकारी समिति में भी होता है, पंजीयन अनिवार्य है, विधिक औपचारिकताएं अधिक होती हैं, ठीक। और साझेदारी में भी ऐच्छिक होता है पंजीयन, और स्थापना सरल होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, यानी कि अच्छा क्या हो जाएगा इसमें, एकल स्वामित्व और साझेदारी। लेकिन डिफिकल्ट क्या क्या हो जाएगा, जो डिफिकल्ट है उसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये डिफिकल्ट है, ठीक। अच्छा, और ये तो आप समझिए एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी विधिक औपचारिकताएं कम होती हैं, पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है और स्थापना सरल होता है, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा मेन उतना इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है, और धीरे धीरे ये मॉडल कम होता चला जा रहा है, जो भी संयुक्त हिंदू परिवार है वो कम होते जा रहे हैं, और इस वजह से इस फॉर्म ऑफ बिजनेस भी अपने आप ही कम होता जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बना हुआ एक फॉर्म था। अब सदस्यों की बात कर लें, तो अगर सदस्यों में
केवल स्वामी है वही आपका सदस्य रहता है जब आप एकल स्वामित्व की बात कर रहे हो। साझेदारी में अधिकतम 50 हो सकते हैं, कम से कम 2 लोग होंगे। एक अकेला इंसान साझेदार नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। और इसमें परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए कम से कम 2 सदस्य हों। अगर अकेला है तो विभाजन का मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जितने भी सदस्य हैं वो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो कर्ता होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी आती है। सहकारी समिति में कम से कम 10 बालिग सदस्य हों और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। अब कंपनीज में हम लोग ने देखा था 2 तरह की कंपनीज हुआ करती थी। अगर आपकी निजी कंपनी है तो कम से कम 2 और अधिकतम आपके 200, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम जो है वो कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे निजी कंपनी में अधिकतम 50 लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको 200 कर दिया गया है। अब आ जाते हैं पूंजी में। सीमित होता है एकल स्वामित्व में, सीधी सी बात है, एक अकेला इंसान कितनी पूंजी लेकर के आ पाएगा। साझेदारी में सीमित होगी क्योंकि कुछ 2-3 लोग आकर के मिलने होंगे, लेकिन एकल से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 2 या 3 लोग आ गए साथ में। संयुक्त हिंदू परिवार में तो भाई जो पूर्वज बना करके लेकर के गए हैं वही रहेगा। सहकारी समिति में भी सीमित रहता है। और उसके बाद जब हम लोग कंपनी फॉर्म में करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर शेयर्स इशू कर सकते हो, अंश इशू कर सकते हो, और अंशों की संख्या को निर्धारित नहीं होती है पहले से, अधिकृत रहता है कुछ कुछ कंपनीज के लिए, वो पहले से निर्धारित नहीं है। फिर आ जाता है दायित्व की बात। तो दायित्व तो आपका असीमित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो आपको आपका घर भी बेचना पड़ जाएगा, शिवाजी द बॉस के रजनीकांत की तरह आपको हाथ की घड़ी उतार के देने पड़ जाएगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अधिकतम जो कंपनी में आपका हिस्सेदारी है वो जाएगी, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो कंपनी ज्यादा अच्छा है, पूंजी के हिसाब से देखोगे तो भी कंपनी ज्यादा अच्छा है, सदस्यों की संख्या के हिसाब से देखोगे तो दोनों तरह के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। प्रबंधन एवं नियंत्रण की दृष्टि से देखोगे तो ज्यादा सदस्य होने का फायदा है, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में उनकी फील्ड एक्सपर्टीज है। लेकिन ज्यादा लोगों का होने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से डायरेक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग निर्णय लेते हैं, और इसमें हो ये जाता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपस में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो झगड़ा हो सकता है, और साथ में ज्यादा लोगों में आपस में डिसाइड करने की वजह से देरी भी होती है। तो ये नुकसान है, लेकिन फायदा ये है कि अच्छे अच्छे जो एक्सपर्टीज है उसका भी हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रबंधन और नियंत्रण में बात है कि स्वामी ही सभी निर्णय लेता है तो जल्दी निर्णय ले सकता है, लेकिन सारी चीजों की जानकारी नहीं हो सकती है, इसलिए गलत निर्णय ले सकता है। तो जल्दी तो होगा लेकिन गलत होने की संभावना भी है। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे होगा, किसमें? कंपनी फॉर्म में। लेकिन जो निर्णय लेने की बात है उसमें हम लोग प्रबंधकों को लेकर के जाते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो भले ही देर में हो लेकिन उम्मीद होती है कि वो निर्णय ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा रिफाइंड होगा, ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ आ रहा होगा। और निरंतरता में तो आपको पता है कि एकल स्वामित्व में व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसा ही साझेदारी में भी अगर कोई की मृत्यु हो गई या फिर कोई दिवालिया हो गया या फिर कुछ और समस्या आ गई तो वहां पर साझेदारी भी टूट सकती है। कंपनी हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, पेपर पे है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका, तो वो नहीं खत्म होता, एक विचार है, वो चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आप उसका लिक्विडेशन वैधानिक प्रक्रिया से नहीं कराते हो। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जिसको हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी देख लिया ब्रीफ में। थोड़ा सा मेसी हो गया है ये, इसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिए। बाकी हमारे इसी के साथ जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बिजनेस स्टडीज का, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और बाकी यूट्यूब चैनल्स पर हमारे सारे डिस्क्रिप्शन नोट्स बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।